दोस्तों मैं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 अक्टूबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मेडिरीज बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन के हूथी लड़ाकों ने डच जहाज पर किया मिसाइल हमला। अदन की खाड़ी में जल रहा है जहाज, क्रू मेंबर्स जख्मी। हूथीज का नया ऐलान, अब अमेरिकी ऑयल कंपनियां भी निशाने पर, ट्रंप से सीधी टक्कर लेने का प्लान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का चीन को पैगाम, कहा रिश्तों को मजबूत करना हमारी पहली तरजीह। हमास ने दिया इशारा, ट्रंप का गजा पीस प्लान शायद कबूल नहीं होगा। जंग जारी रखने की गजा से उठी मांग। और गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के बिल्कुल करीब पहुंचा इस्राएली जंगी जहाज, हालात खतरनाक। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे ज्यादा होंगी हमेशा की तरह। पहली खबर लेते हैं। यमन के हूथी लड़ाकों ने नीदरलैंड का झंडा लगे एक शिप पर मिसाइल हमला किया। ये जहाज बुरी तरह से जल रहा है। सना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथी लड़ाकों ने ऐलान किया है कि मंडे को एक डच फ्लैग कार्गो यानी एक नीदरलैंड का झंडा लगे कार्गो जहाज मिनर्वा ग्राख्त पर हमला जो किया गया था वो उन्हीं की तरफ से किया गया था। हूथी मूवमेंट के फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने अपने बयान में कहा कि यह हमला क्रूज मिसाइल से अंजाम दिया गया। हूथीज के मुताबिक ये जहाज इसराइल जा रहा था, इसलिए उन्होंने इस पर हमला किया। हमले के बाद जहाज अदन की खाड़ी में जलता हुआ और बेहिसाब नुकसान के साथ तैरता हुआ पाया गया। जहाज में कोई कार्गो मौजूद नहीं था रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन 19 अफराद का अमला जरूर सवार था। धमाके में 2 सेलर्स जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक को संगीन हालात में हेलीकॉप्टर के जरिए जिबूती पहुंचाया गया। बाकी जिबूती बराबर में ही कंट्री है। बाकी हमले को यूनानी यानी ग्रीस और फ्रांसीसी जंगी जहाज़ों ने हिफाजत के साथ निकाल लिया। अब जिस जहाज़ पर हमला हुआ था वो तनहा है, उसमें आग लगी हुई है और वो कभी भी डूब सकता है। जहाज रानी कंपनी सप्लियथॉफ ने यह कहा है कि जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा है, मगर हमला महफूज निकाल लिया गया है। ये शुक्र की बात है। बहुत मुमकिन है कि जहाज अब डूब भी सकता है। ये 1 सितंबर 2025 के बाद से यानी 1 महीने बाद से ये पहला मौका है कि जब हूथीस ने किसी तिजारती जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ऑफिशियल तौर पर कबूल की है। अब हूथीस का एक और नया ऐलान सुन लीजिए। ये ऐलान दरअसल एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का ऐलान है। अब अमेरिकी तेल कंपनियों को निशाने पर लेंगे हूथीस। यमन से मिली ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथी लड़ाकों ने ऐलान किया है कि वो अब अमेरिका की तेल की बड़ी कंपनियां जैसे कि एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन समेत 13 अमेरिकी कंपनियों और 2 जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। वो जहाज़ जो तेल इधर से उधर लाने ले जाने का काम करते हैं, और ख़ास तौर से इनका इल्ज़ाम है ये इसराइल की मदद कर रहे हैं। हूथी से वाबस्ता ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी HOCC ने अमेरिकी कंपनियों और उनके 9 अफसरान पर ऑफिशियल पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। हूथीज ने अमेरिकी एंटिटीज़ पर पाबंदी लगाई है। दोस्तों याद है कि इसी साल मई में हूथीज और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका के बमबारी रोकने के बदले में हूथीस ने वादा किया था कि वो अमेरिका से वाबस्ता जहाज़ों को नहीं छुएंगे। लेकिन ताज़ा बयान से ये लग रहा है कि ये मुआहदा अब ख़त्म हो चुका है। हूथीस ने फिर से कहा है कि उनके हमले गजा की हिमायत में जारी रहेंगे। हूथीस के दस्ते नवंबर 2023 से इसराइल और तिजारती जहाज़रानी पर हमले कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये कार्रवाइयाँ गजा में जारी इसराइली जंग के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है, एक प्रोटेस्ट है। बात ईरान की, जिसने चाइना को साफ पैगाम दिया है कि रिश्ते मजबूत करना हमारी प्रायोरिटी है, पहली तरजीह है। तेहरान से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने चीन के सदर शी जिनपिंग को चीन के कौमी दिन की मुबारकबाद देते हुए ये कहा है कि चीन के साथ मुकम्मल स्ट्रेटजिक शिरकत ईरान की बुनियादी तरजीह है। पेज़ेश्कियान ने अपने ताज़ा पैगाम में कहा कि चीन का यौम कौमी एकता तरक्की और कामयाबी का अजीम निशान है, जिसने आलमी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। यानी ईरान और चाइना एक दूसरे की तारीफ करके दोस्ती और मजबूत कर रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने शी जिनपिंग से हालिया बीजिंग में हुई हालिया मुलाकात का हवाला देते हुए दोहराया कि मौजूदा पेचीदा आलमी हालात में ईरान और चाइना के रिश्तों का मजबूत और वसी होना वक्त की ज़रूरत है और हमें इस ज़रूरत को समझना होगा। अब खबरें गजा से। हमास शायद डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान को मंजूर नहीं करेगा, यानी जारी जो जंग है वो जारी ही रह सकती है।
BBC को दिए गए बयान में हमास के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि उनकी तंजीम शायद डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन मंसूबा ठुकरा देगी। उनके मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ इसराइल के मफादात की खिदमत करता है और फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक को नज़रअंदाज करता है। ये खबर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की है। अहकाम के मुताबिक हमास अपने हथियार डालने की शर्त मानने को तैयार नहीं। इसी तरह गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF की तैनाती को भी हमास एक नए किस्म का कब्जा मानता है। BBC ने रिपोर्ट किया कि हमास की क़यादत अब जंग बंदी की बातचीत में शामिल है अभी भी, मगर गजा के अंदर जो मिलिट्री कमांडर इज़ अल-दीन अल-हद्दाद है वो लड़ाई जारी रखने के हक में है। दूसरी जानिब बाहर रहने वाले हमास रहनुमा खुद को फैसले के हल्के से बाहर महसूस कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और कई फ़लस्तीनी फैक्शन, कई मूवमेंट हमास के अलावा भी वो इन मुज़ाकरात में शामिल हैं, बातचीत कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं कि प्रपोज़ल जो आया है इसके बाद आएगा कोई नहीं, क्योंकि इसमें अरब ममालिक भी जो है वो तैयार हैं, फ़लस्तीनी मूवमेंट भी, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी वो भी तैयार है, गज़ा के लोग कुछ तैयार हैं। हम करें इसे कबूल ना करें, बताइए। तो ये एक गौर व फिक्र चल रहा है। बढ़ते आगे। कतर ने कहा है कि ट्रंप के गज़ा प्लान में कई बातें तफसील और मुज़ाकरात मांगती हैं, यानी कतर को भी ये प्लान धुंधला नज़र आ रहा है, क्लियर चीज़ें बहुत कम हैं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मंसूबा जंग रोकने का अहम हदफ तो रखता है, मगर इसके कई नुक्ते वजाहत और मुज़ाकरात चाहते हैं, कई नुक्ते, कई पॉइंट्स। उन्होंने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है कि सब इस प्लान को तामीरी निगाह से देखेंगे और जंग ख़त्म करने के मौके का फ़ायदा उठाएंगे। कतरी वज़ीर आज़म ने यह साफ किया कि अब तक हमास का जवाब नहीं मिला है और याद दिलाया कि पीर को हुई मुलाकात में कतर और मिस्र ने हमास को ये पैगाम दिया था कि उनका असल मकसद गज़ा की जंग रोकना और फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ को ख़त्म करना है। हम किसी की से सर्विस में नहीं हैं, हम बस ये चाहते हैं कि जंग रुक जाए, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें और ख़त्म होती रहेंगी और रुकेंगी नहीं। उन्होंने कहा कि अरब और इस्लामी ममालिक हर कोशिश कर रहे हैं कि फ़लस्तीनी अपनी सरजमी पर बाकी रहें, वहीं बने रहें, कहीं खदेड़े ना जाएं और 2 स्टेट सॉल्यूशन का रास्ता खुल सके। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा मरहला नामुकम्मल ही सही, मगर इसी को आगे बढ़ाकर कामयाब बनाना होगा। समझ रहे हैं इसका मतलब कि जो रास्ता हमें चलने के लिए दिया गया है इसमें हर्डल ही हर्डल है, इसमें पत्थर ही पत्थर है, इसमें कोई सफाई नहीं है, लेकिन हमें इसी पगडंडी से आगे बढ़ते हुए, तमाम तकलीफ़ों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि हमें जो ये रास्ता दिया गया है फिर कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा। अब बात उस काफिले की जो मदद लेकर गज़ा जा रहा है। गज़ा जाने वाले फ्लोटिला के करीब इसराइल के जंगी जहाज़ पहुंचे हैं और अब मामला ख़तरनाक हो चला है। अल जज़ीरा के मुताबिक गज़ा की तरफ जाने वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के करीब बुध की सुबह एक बड़ा जंगी जहाज़ दिखाई दिया। इस दौरान फ्लोटिला के मेन जहाज़ अल्मा से कुछ देर के लिए राब्ता भी कट गया था। रिपोर्टर्स ने बताया कि इजरायली जहाज़ सिर्फ 5 फुट की दूरी पर था और अल्मा का इंजन और कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिया। समझ रहे हैं ख़तरनाक लेवल की बातें क्या क्या हो रही हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत मुसाफिरों ने अपने फ़ोन समंदर में फेंक दिए। बाद में इजरायली नेवी का जहाज़ पीछे हट गया और फ्लोटिला ने गज़ा की जानिब सफ़र फिर से शुरू कर दिया। अब जानना चाहेंगे कि वो गज़ा से कितनी दूर है। फ्लोटिला ने ऐलान किया है कि उनके जहाज़ अब गज़ा की घेराबंदी तोड़ने के मकसद से समंदर में गज़ा से बस 121 नॉटिकल माइल मतलब समुद्री मील, किलोमीटर में आप समझें कि अब ये जहाज़ों का काफ़िला खबर लिखे जाने तक समंदर से बस 225 किलोमीटर दूर रह गया था। अब हो सकता है कि 200 किलोमीटर रह गया हो। अब 1-2 खबरें यहाँ से हम फ्लोटिला की और ख़बरें आपको दिखाएं, तस्वीर दिखाएं, उससे पहले जान लें कि गज़ा में क्या हो रहा है। गज़ा में कोई सुकून नहीं है, लगातार बम्बार्डमेंट जारी है और अल जज़ीरा ने जब तक ये ख़बर लिखी तब तक आज सुबह सहर से 17 लोग शहीद किए जा चुके थे, कत्ल किए जा चुके थे गज़ा में 17 लोग। और बम्बार्डमेंट बेतरतीब तरीके से, वहशियाना तरीके से जारी है। 2 मिसाइल ने
ایک الفلاح نام کا اسکول ہے، آج بدھ کے روز اسے ہٹ کیا۔ یہاں پر سینکڑوں لوگوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اب یہ اسکول ایک پناہ گاہ بن گیا تھا، لہٰذا اسرائیل نے اس پناہ گاہ کو بھی آج تباہ کر دیا۔ چلیے اگلی اب میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ گلوبل سمودھ فلوٹیلا کی تصویر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جہازوں کی یا چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی تصویریں ہیں۔ ان چھوٹی کشتیوں اور چھوٹے جہازوں میں سوار لوگوں کے حوصلے اتنے بڑے ہیں کہ پوری دنیا انہیں پڑھ رہی ہے، سن رہی ہے، درج کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ کاش ہم بھی اس قافلے کا حصہ ہوتے۔ یہ وہ بڑے لوگ ہیں، یہ وہ بڑے عظیم دل والے لوگ ہیں جو ہزار لاکھوں خطروں کے باوجود، جو سمندر کی دشواریوں کے باوجود، جو دشمن کی سازشوں کے باوجود لگاتار بڑھے چلے جا رہے ہیں غزہ کی طرف۔ دشمن وہ جو انہیں روکنا چاہتے ہیں، یہ بڑھے چلے جا رہے ہیں غزہ کی مدد کرنے۔ تو یہ وہ قافلے کی تصویر ہے، اور فی الحال قدس نیوز نیٹ ورک بتاتا ہے کہ اب اورینج زون میں یہ جا چکے ہیں۔ اورینج زون کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ زون سے جسٹ پیچھے ہیں۔ ریڈ زون کا مطلب تو بالکل اسرائیل کے کنٹرول والے سمندر میں یہ پہنچ جائیں گے۔ تو اورینج زون میں مطلب یہ خطرے کے قریب پہنچ ہی گئے ہیں۔ خود دی جیروسلم پوسٹ نے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا، غزہ فلوٹیلا انٹرز ڈینجر زون، یعنی ڈینجر زون میں غزہ فلوٹیلا آ چکا ہے اور بس 150 ناٹیکل مائل دور ہے غزہ سے، جبکہ ہم نے آپ کو تازہ بتایا 120-21 ناٹیکل مائل ہی رہ گیا ہے۔ ہاں، اٹلی نے ایک اور کارنامہ کیا۔ اٹلی نے جہاں پہلے غزہ فلوٹیلا کی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنا جنگی جہاز بھیجا تھا، 2 بھیجے تھے، وہیں اٹلی نے اب جو ہے وہ غزہ فلوٹیلا کا سپورٹ ختم کرنے کا رات ہی فیصلہ کر دیا، اور اب اٹلی کے جنگی جہاز واپس جا چکے ہیں۔ کہا چونکہ یہ اب خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اسرائیل کے کنٹرول والے واٹر کی سمندر کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اب ہم جو ہیں اپنا جو ہم انہیں سپورٹ دے رہے تھے اسے واپس کھینچ رہے ہیں، اور اٹلی نے اپنے جنگی جہازوں کو کل رات واپس بلا لیا۔ ترکی نے پھنسے ہوئے جہازوں کی مدد کی ہے۔ پھر میں یاد دلا دوں، ترکی نے وہاں پر کھانا بھی جاری کیا ہے۔ پھر سے یہ خبر چھپ رہی ہے اور کہا ہے کہ ہم مدد کرتے رہیں گے۔ جو جہاز خراب جس میں آئی تھی اس کے ترکی کی نیوی نے اس کو ٹھیک کیا، درست کیا خرابی کو، خامی کو، اور نہ صرف ٹھیک کیا بلکہ جو گلوبل سمودھ فلوٹیلا میں لوگ ہیں ان کو اچھا بھرپیٹ اور شاندار کھانا اور پانی اور جوس وغیرہ یہ سب بھی مہیا کروایا ہے اس گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے ممبرز کو۔ 2 خبریں مڈل ایسٹ سے باہر کی لے آؤں میں آپ کے لیے، یہ ضروری ہیں کہ فلپینس میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اور کل رات ہی آیا، ہم اس کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ 6.9 میگنیٹیوڈ تھا، 6.9 6.9 شدت کا یہ زلزلہ، یہ بھوکمپ آیا، جس سے اب تک بتایا گیا 60 لوگ مارے گئے ہیں، درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، عمارتیں کی عمارتیں وہاں پر تباہ برباد ہو گئی ہیں۔ آپ یہ تصویر میں میک ڈونلڈ کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں جو پھرکس بن گئی ہے پوری طریقے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر انڈونیشیا سے ہے، جہاں 91 لوگ اب بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ سب بچے ہوں گے اسکول میں پڑھنے والے۔ دراصل ایک اسکول میں اسکول کی بلڈنگ بن رہی تھی، اس میں یہ سارے بچے تھے اور یا اسٹوڈنٹس تھے، اور ظہر کی نماز کے لیے کل یہ جب جمع ہوئے تو یہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی، اور ابھی تک یہاں پر ریسکیو ورک جاری ہے۔ ابھی بھی جو حاضری لگی تھی اسٹوڈنٹس کی، اس کے حساب سے ابھی بھی 90 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس بلڈنگ کے ملبے کے نیچے دبے ہو سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ سلامت ہو۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔